आज हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में। आप सभी जानते हो कि मानव भूगोल में हम दो प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करते हैं। पहला, जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं, जो प्रकृति ने हमने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसे कि आप ये फूल, पत्तियाँ, ये पेड़ पौधे, ये सारा जो नज़ारा देख रहे हैं, ये सारा हमें प्रकृति ने प्रदान किया है। ये प्रकृति पर जो चीज़ें हैं जिसमें हमने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, न उसका रूप बदला, न रंग बदला, न उपयोगिता बदली, ये सारे जो तत्व हैं वो प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। और दूसरे तत्व ऐसे होते हैं जो कि प्रकृति द्वारा हमें मिले हैं, लेकिन उनका हमने रूप बदल दिया। जैसे कि आप सामने कंकरी का ढेर देख रहे हैं या ये बजरी का ढेर देख रहे हैं, ये सभी हमने प्रकृति ने दिया है, लेकिन इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो तत्व हैं, इन तत्वों को हमने रूप बदल दिया। जैसे जो मिट्टी थी, उस मिट्टी को हमने ईंटों में बदल दिया। ठीक इसी तरह नदी में जो मिट्टी थी उसको हमने बजरी में परिवर्तित किया। पत्थर थे, उसको हमने छोटी छोटी गिट्टी में बदल दिया, और फिर उन सभी को लेके हमने क्या बना दिया, एक मकान बना दिया। तो प्रकृतिदत्त पदार्थों का रूप परिवर्तन करके, उसकी उपयोगिता में परिवर्तन करके, और जो मानव निर्मित चीज़ें बनती है, चाहे आप ये लोहे की छतरी देख रहे हैं या ये मकान देख रहे हैं, ये सभी मानव निर्मित चीज़ें हैं। इन सभी को हम सांस्कृतिक तथ्य कहते हैं। तो हमारे पास तथ्य दो प्रकार के हो गए मानव भूगोल के तथ्य, एक प्राकृतिक तथ्य, दूसरा सांस्कृतिक तथ्य। प्राकृतिक तथ्य, जैसा कि सरल शब्दों में आप पुनः बता सकते हैं कि जो प्रकृति ने हमें तथ्य दिए हैं उन्हें प्राकृतिक तथ्य कहते हैं। दूसरा, जो मानव निर्मित तथ्य हैं वो कहलाएंगे सांस्कृतिक तथ्य। प्राकृतिक तथ्य और मानव निर्मित तथ्य दोनों आपस में एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं, और मानव का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, और मानव इनको भी प्रभावित करता है। ये जो तथ्य हैं उनको विभिन्न विद्वानों ने, जैसे फ्रेंच स्टीवार्था हो, डिमांजिया हो, ब्लास हो, ब्रून्स हो, हंटिंगटन हो, इन सभी ने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम विभाजन जो किया है वो किया है ब्लास मोदे ने। ब्लास मोदे ने अपनी पुस्तक लिखी मानव भूगोल के सिद्धांत। उसमें प्राकृतिक तथ्यों, मानव भूगोल के जो तथ्य हैं उनको तीन भागों में विभाजित किया है। पहला है जनसंख्या। जनसंख्या से तात्पर्य मानव से है कि जो वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जनसंख्या किस प्रकार निवास करती है, उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। उनमें जनसंख्या के घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या का स्थानांतरण, मानव की प्रजातियां, प्रमुख जन समूह, और जनसंख्या के पुंजों का विशेष रूप से, जनसंख्या के जो अलग अलग पुंज हैं उनके वितरण का विशेष रूप से इन्होंने वर्णन किया है। दूसरा तत्व उन्होंने काम में लिया है वो कहलाता है अपना सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत सांस्कृतिक तथ्यों को लिया है, जिसमें मानव और वातावरण के अंतर संबंधों को बताया है कि पशुओं, पौधों पर मनुष्य द्वारा जो विजय प्राप्त की गई उससे संबंधित चीज़ें, और उसके द्वारा मानव ने किस प्रकार मकान निर्माण किया और सभ्यताओं का विकास किया, बस्तियां स्थापित की, उससे संबंधित तथ्यों को शामिल किया गया। तीसरा जो तत्व लिया है इन्होंने, परिवहन। परिवहन में उस समय मानव द्वारा पशु गाड़ियाँ, सड़क, रेल मार्ग और महासागरीय परिवहन को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार हंटिंगटन ने तीन भागों में विभाजित किया है। ब्लास मोदे ने तीन भागों में इसे विभाजित किया है। दूसरा जो प्रमुख विभाजन किया है वो हंटिंगटन द्वारा किया गया है। हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में ये विभाजन का एक चार्ट प्रस्तुत किया, और इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया। एक भौतिक दशाएं, दूसरा उस मानव की अभिव्यंजना। भौतिक दशाओं के अंतर्गत जो चीज़ें शामिल की गई है उनमें प्रमुख रूप से पृथ्वी की परिभ्रमण और परिक्रमण गतियों को शामिल किया गया है। साथ ही उस समय उस जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के धरातल, उसकी जलवायु, उसकी जो मिट्टियाँ, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि विविध तथ्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जलराशियाँ, खनिज इत्यादि विभिन्न तत्वों को शामिल किया गया है। इसमें एक प्रमुख विभाजन किया गया है वो किया गया है जीवों का स्वरूप। जीवों का जो स्वरूप है उसमें तीन चीज़ों को शामिल किया गया है: पौधे,
पशु और मानव। मानव ने इन तीनों पर ही एक प्रकार की विजय प्राप्त की और अपने भविष्य के लिए इन सभी को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है, तो इनको भी इसने शामिल किया है। नेक्स्ट है मानव की अभिव्यंजना या मानव की प्रतिक्रिया। मानव की प्रतिक्रिया, मानवीय अभिव्यंजना में सबसे पहले जो सम्मिलित की गई चीज़ें वो है मानव की पार्थिव आवश्यकता, अर्थात मानव की जो अनिवार्य आवश्यकता है उसको शामिल किया गया है। अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत मानव ने सर्वप्रथम रखा है भोजन। भोजन में हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में भोजन अलग अलग प्रकार से प्राप्त किया जाता है। हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में भी भोजन, हम यदि उत्तर में कश्मीर में जाएं तो उसमें अलग क्षेत्र अलग प्रकार का भोजन है। यदि हम राजस्थान में जाएं तो यहाँ बाजरे का प्रयोग होता है जो कि कश्मीर में नहीं होता। ठीक इसी प्रकार यदि हम केरल में जाएं तो वहाँ मछली और चावल का प्रयोग किया जाता है जो कि राजस्थान में नहीं किया जाता है। ये जो भोजन का अलग अलग प्रकार है, इसका मुख्य कारण वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ की उपलब्धता है। जिस क्षेत्र में जो भोजन अधिक उपलब्ध होता है उसी के उपयोग भी अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है मानव की दूसरी अभी है उसका वस्त्र। वस्त्र भी हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। जैसे हम एस्किमो को देखें तो एस्किमो चमड़े के वस्त्रों का उपयोग करता है, जैसा राजस्थान का थार का मरुस्थल वाला व्यक्ति नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दोनों क्षेत्रों का एनवायरनमेंट, पर्यावरण अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार हम देखें कि जो मकान है, मानव अपनी सुरक्षा के लिए जो रहने के लिए मकान बनाता है वह भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे यदि राजस्थान में हम मकानों की बात करें तो राजस्थान में जो मकान मिलेंगे उनकी छतें एकदम फ्लैट होगी। फ्लैट का मतलब छतें एकदम ऐसी समतल होगी। उन छतों में आपको ढालूपन नज़र नहीं आएगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की ढालू छतें आपको नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण वह जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पानी को तेज प्रवाह चाहिए जिससे कि छत नीचे नहीं गिरे। इस प्रकार के क्षेत्रों में जो मकान मिलेंगे वो मकान उन ऐसे होंगे जिनकी जो छत है वो फ्लैट नहीं होकर, जैसा कि इस चित्र में एक तीर के निशान द्वारा दिखाया गया है, ऐसी ये छत है जो आपके ढलुआ होगी। और कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जिस पर मकान आपको इस तरह पेड़ों पर बने हुए दिखाई देंगे। ये जो वृक्ष हैं उन वृक्षों पर मचान बनाकर मचान पर भी लोग निवास करते हैं। इस तरह की जो मचान पर बने हुए मकान हैं ये आपको विषुवत रेखीय प्रदेशों में नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट इस प्रकार का है कि जो पूरी धरती है वो एकदम गीली गीली रहती है, कीचड़ अधिक रहता है और उन कीचड़ में रहना बहुत दुष्कर होता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो भी अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मानवीय अभिव्यंजना में मानव के व्यवसाय। मानव के व्यवसाय पर भी पर्यावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में व्यवसाय अलग अलग प्रकार का किया जाता है। जैसे हम उत्तर भारत के मैदानों की बात करें तो उत्तर भारत के मैदानों में खेती का व्यवसाय अधिक किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ समतल उपजाऊ मृदा है और हर वर्ष वर्षा के साथ समतल उपजाऊ मृदा की परत बिछ जाती है। इस कारण वहाँ पर अधिक इस प्रकार का व्यवसाय किया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम झारखंड के पठार की बात करें तो वहाँ पर खनन का कार्य अधिक किया जाता है, औद्योगिक क्रियाएं भी अधिक होती है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर भी जो औद्योगिक क्रियाएं और कृषि दोनों अधिक है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में लावा की जो उपजाऊ मिट्टी है उससे कृषि कार्य भी अधिक होता है और उस कृषि से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उससे औद्योगिक क्रियाएं भी अधिक की जाती है। लेकिन वहाँ खनन का कार्य नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो खनिज हैं वो प्रकृति ने अत्यधिक गहराई में दबा दिए हैं, जिनका खनन करना काफ़ी आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होता है। इस कारण वहाँ खनन की क्रियाओं की अपेक्षा कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। ठीक इसी प्रकार हम शुष्क राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको ध्यान है बाड़मेर, बीकानेर वाले क्षेत्रों में पशुधन का व्यवसाय अधिक किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पशुओं से
जो प्राप्त उत्पाद है उसके आधार पर और कृषि से प्राप्त उत्पाद के आधार पर अनेक औद्योगिक गतिविधियाँ विकसित है। तो कहने का तात्पर्य है कि मरुस्थल में अलग प्रकार के व्यवसाय मिलेंगे, मैदानी भागों में अलग प्रकार के व्यवसाय मिलेंगे और पठारी भागों में अलग प्रकार के व्यवसाय मिलेंगे। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि पर्यावरण का मानव के जो व्यवसाय है उस पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वह है मानव की क्षमता। मानव की क्षमता है, इस पर भी पर्यावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मानव की क्षमता पर पर्यावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है? कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें रहने वाला मानव की अधिक स्फूर्ति होती है, उनका उत्साह भी अधिक होता है और वह उसमें कार्य करने की क्षमताएं भी अधिक होती है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें मानव की जो क्षमता है वो क्षमता लगातार कम होती है और उसमें कार्य करने का उत्साह भी कम होती है, स्फूर्ति भी कम होती है। जैसे हम ठंडे प्रदेशों की बात करें, ठंडे प्रदेशों में मानव में कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है और उसमें कार्य करने का उत्साह भी अधिक होते हैं। लेकिन ग्रीष्म जो पर्यावरण का क्षेत्र है, ग्रीष्म का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मानव थोड़ा सा कार्य करने पर थक जाता है, उसमें स्फूर्ति का भी अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव की उच्च आवश्यकताएं। उच्च आवश्यकताओं के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, उसकी समृद्धि और एकाकीपन को शामिल किया गया है, जो कि किसी राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट जो विभाजन किया है वो ब्लास केसिस से ब्रुन्स ने किया है। ब्रुन्स ने मानव भूगोल के जो तथ्य हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले सभ्यता के विकास से संबंधित और दूसरा सांस्कृतिक तथ्य। सभ्यता के विकास से संबंधित तथ्य हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथम है मानव की अनिवार्य आवश्यकता। अनिवार्य आवश्यकता अर्थात जो उसको जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। इसके अंतर्गत जो ब्रुन्स है उसने मानव की रोटी, कपड़ा, मकान तथा संतान उत्पत्ति को अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत शामिल किया है। दूसरा है भूमि के विकास या भूमि के विध्वंस संबंधी, अर्थात मानव केवल अपने पेट भरने या सोने तक ही सीमित नहीं रहता, मानव को अपने भविष्य की भी चिंता रहती है और भविष्य की चिंता के लिए वो भूमि का विध्वंस करता है, पेड़ पौधों पर अपना अधिकार करता है और खेती करके अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। नेक्स्ट तत्व है सामाजिक भूगोल। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के साथ रह सकता है, उसे अकेला रहना संभव नहीं है। इसी के आधार पर समाज का विकास हुआ और इस समाज के आधार पर ही सामाजिक भूगोल का विकास हुआ। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन राजनीतिक भूगोल की, क्योंकि प्रत्येक जो राज्य है वो किस भूमि के किसी न किसी भाग पर विकसित है और भूमि के किसी न किसी भाग पर विकसित होने के कारण राज्य का अध्ययन भी आवश्यक है और राज्य का अध्ययन और उसके इतिहास के अध्ययन को ब्रुन्स ने राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत शामिल किया है। दूसरा जो विभाजन किया है वह सांस्कृतिक तथ्यों से संबंधित है। सांस्कृतिक जो तथ्य हैं उसको ब्रुन्स ने 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया है और उसके उपभाग भी बताएं। जो पहला भाग है वो है भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय से संबंधित। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय यानी भूमि है लेकिन उस भूमि के जो उत्पाद हैं वो किसी प्रकार के प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसके अंतर्गत शामिल किया है घर, सड़क और रेल मार्ग। घर जैसा कि जानते हैं मानव द्वारा घर जो बनाया जाता है उससे भी किसी प्रकार का हमें उत्पाद प्राप्त नहीं होता। सड़क भी, हालांकि ये मनुष्य की जो जीवन है उसको आसान कर देते हैं। जो सड़क है और रेल मार्ग है इसमें छोटी छोटी जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं उनको भी शामिल किया गया, हाईवे को, जो कॉलोनियों के मध्य इस तरह की सड़कें हैं उनको भी शामिल किया गया है और जो छोटी छोटी पगडंडियाँ जैसा कि आप देख रहे हो इस सड़क से इधर आती हुई पगडंडी दिखाई दे रही है, इनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अनुत्पादक व्यवसाय के अंतर्गत सड़क, घर और रेल मार्ग को शामिल किया गया है। घर, सड़क और रेल मार्ग, और इस सड़क के अंतर्गत छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं वो भी शामिल है और साथ ही रेल मार्गों के अंतर्गत से बड़ी लाइनें हो, छोटी लाइनें हो, बंदरगाह हो, इन सभी को शामिल किया गया है। दूसरा जो तत्व है वह है पशु और वनस्पति पर विजय। पशु और वनस्पति पर विजय, इसके अंतर्गत पौधों और पशुओं से विजय से संबंधित तथ्य शामिल किए गए हैं। धरातल पर जनसंख्या के अतिरिक्त इनका भी वितरण
साफ साफ नज़र आता है। और मनुष्य अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पशुपालन के व्यवसाय करता है और कृषि का कार्य करता है, और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अपने जीवन के भविष्य के लिए चीज़ें इकट्ठी करता है। खेती करके मानव ने सभी क्षेत्रों में खेती करके अपनी विजय को भी बताया है। जैसे जहाँ ढालू प्रदेश है उस स्थान पर भी मानव ने अपनी वनस्पति की विजय को दिखाया है कि वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाकर और खेती करने का काम किया है। इसी तरह जो रेगिस्तानी भाग है वहाँ पर बूंद बूंद सिंचाई और ड्रिप इरिगेशन फव्वारा कृषि के द्वारा मानव ने कृषि करने का कार्य किया है। अर्थात जिस प्रकार का भी एनवायरनमेंट हो सभी एनवायरनमेंट में कृषि करने का कार्य किया है। खेती के साथ साथ उसने पशुओं को पालतू बनाया और जंगली पशुओं को शिकार करके उनको एकत्रित करने का काम भी किया। उसने आलपस के ढालों पर सुंदर मुलायम घास चरने वाली गायों को और अरब में पाए जाने वाले घोड़ों को, मिस्र में हल चलाने के लिए भैंसों को, टुंड्रा प्रदेश में स्लेज खींचने के लिए रेंडियरों को तथा तिब्बत में याक को अपना साथी बनाया है और उनको पालतू बनाया है और अपने विकास में उनका योगदान प्राप्त किया है। नेक्स्ट जो तथ्य हैं वो हैं विध्वंसात्मक तथ्य। विध्वंसात्मक तथ्यों को आर्थिक लूट या इकोनॉमिक रॉबरी भी कहा है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही विध्वंसात्मक क्रियाएं करता है। धरातल पर घरों के निकट यत्र तत्र भूमि को खोदा गया, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर धरातल पर हमें जगह जगह इस तरह के ढेर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यह बजरी का ढेर नज़र आ रहा है। इसी तरह मानव ने तोड़ फोड़ की क्रिया की और उसके द्वारा ये एक ढेर नज़र आ रहा है, बजरी का ढेर नज़र आ रहा है, कंक्रीट का ढेर नज़र आ रहा है। इन सभी ढेरों को बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर खाने बना दी गई और उन खानों को खुला छोड़ दिया गया। इससे जो भूमि थी वो भूमि बिल्कुल अलग तरह का उसका स्वरूप हो गया और वह पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक हो गया। इसी प्रकार मानव ने जो शिकार करने का काम किया और उस शिकार के द्वारा पशुओं को अपनी चरम सीमा पे पहुंचा दिया और पशुओं का एक तरह से कई ऐसे पशु भी हो गए जो अब अस्तित्व में ही नहीं रहे और कई ऐसे पशु भी हैं जिनके अस्तित्व को अत्यधिक खतरा बना हुआ है। जैसे हम करें तो जो एक सींग वाला विभिन्न प्रकार के पशु हैं उनको खतरा महसूस हो रहा है। इनकी बहुत लंबी लिस्ट है जिनकी रेड डाटा बुक में भी एंट्री की गई है। दूसरा है वनस्पति पर विजय। वनस्पति पर विजय में प्राप्त करने में मानव ने वनों का जो विनाश कर दिया है, वनों को साफ करने के खेती करने के लिए वनों को साफ किया तो उससे विनाश हो गया। इसी प्रकार अपने फर्नीचर को बनाने के लिए वनों का विनाश किया, उससे भी जो वन हैं उन वनों का विनाश हो गया। और इस तरह खेती करने का जो कार्य किया, खेती के साथ साथ मकान बनाने के लिए जिस तरह के बली पार्टी है और दूसरी चीज़ें जो इकट्ठी की, और इस तरह के जो पेड़ थे उन पेड़ों को काट काट के और धरातल को इस तरह नंगा कर दिया बिल्कुल, जिसमें वनों का बिल्कुल सफाया कर दिया। और साथ ही उसने पशुचारण का भी कार्य किया। पशुचारण के द्वारा भी उसने जो क्षेत्र था उस क्षेत्र की वनस्पति को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और इस तरह की क्रियाओं से जो पर्यावरण है उसको अत्यधिक हानि हुई। इसी कारण इस चीज़ को विध्वंसात्मक या इकोनॉमिक रॉबरी आर्थिक लूट के अंतर्गत रखा गया, जिसमें माइनिंग का काम होता है, डिफॉरेस्टेशन का काम और पशु शोषण। पशुपालन नहीं है, पशु शोषण। पशुपालन तो काम ये हुआ था पशुओं पर विजय संबंधी, लेकिन जब उसका लालच बढ़ा तो पशुओं का शोषण हो गया। इसी तरह वनस्पति पर जब उसने विजय प्राप्त की तो कृषि प्रारंभ हुआ, लेकिन कृषि का धीरे धीरे अत्यधिक उपयोग करके जो मृदा थी उसको अनुपजाऊ बना दिया, तो एक प्रकार से उसका भूमि का शोषण हो गया, वनों का विनाश हो गया, खनन क्रिया हो गई और पर्यावरण जो एक तरह से हरा भरा और सुंदर था, इस तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं नज़र आ रही थी हमें, और ये जो स्वच्छ एनवायरनमेंट सुखद पर्यावरण नज़र आ रहा था, उस सुखद पर्यावरण के स्थान पर ये जो जगह थी वो उबड़ खाबड़ और खड्डों इनमें तब्दील हो गई, जो अत्यंत दुख का विषय था। धन्यवाद।